कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई थिंक अभी तक आप लोगों ने 50 क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो मैंने पहले बता चुके हैं। ओके, चलो आज हम लोग आगे के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन करेंगे। देखो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोग के क्वेश्चन मॉडल पेपर में, सारे बहुत कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हैं। आप कॉन्सेप्ट सीखो सो दैट कि अगर कोई क्वेश्चन भी आ जाता है 2 मार्क्स में या फिर आगे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव में मिलेंगे तो आप उसको सॉल्व कर सको। ओके, तो विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, हमने 50 तक कर चुके हैं हम लोग पहले ही, आज हम लोग 51 से करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है सेक स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 60 प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा? तो हम लोग को सबको पता है कि एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 लिख सकती हूँ। 1 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 2। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52। ये तो देखते ही आप कह सकते हो, फॉर्मूले सब ट्रिग्नो के आपको याद होंगे। cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका एक मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 30 होना चाहिए था। थीटा का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था। तो 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा एक आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा आइडेंटिटी होता है। ठीक है, क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? 2 tan 30 अपॉन लिख सकती हूँ ना सेक स्क्वायर 30 लिख सकते हैं। ओके, आप लोग सेटिस्फाइड हो इससे? अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू रख देते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? सबको पता होगा कि 2 इंटू 2 जैसे है वैसे ही रखेंगे। 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर है। नो इट्स नॉट स्क्वायर, सिर्फ 30 है। तो 1 अपॉन √3। ठीक है, अपॉन सेक स्क्वायर 30। नाउ सेक 30 क्या हो जाता है आपका? आप सब तो सेक 30 क्या होता है आपका? 2 अपॉन √3। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन √3। ठीक है, ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो गया यहाँ पर। 1 मिनट होल्ड ऑन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 tan, तो 1 सेकेंड, ये हो गया आपका, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 और tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3। ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका, सेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन √3। तो ये जो 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर भी तो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो जब ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ मैं कर देती हूँ। ये हो जाएगा इक्वल टू में, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन √3। ओके, और ये नीचे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 4। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 से, और √3 और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 3 में 2 रूट वैल्यू होता है,
ओके, 3 में 2 रूट वैल्यू होता है, तो यहाँ एक √3 बच गया। मतलब क्या बचा, ये √3/2 हमारा बच गया। ये √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 का वैल्यू होता है। तो हम क्या करेंगे, sin 60 की जगह पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा हमें दिख रहा है, sin 60 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी की इतनी लंबी है तो सूर्य का उन्नन्य कोण क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, और आप लोग ध्यान दो अगर, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका इतने मीटर ऊंचे खंबे की ऊंचाई दे रहा है, ये खंबे की ऊंचाई दे दिया आपको 6 मीटर और 2 मीटर लंबी है, छाया उसकी कितनी है 2√3 है। तो पूछ रहा है ये जो उन्नन्य कोण होगा ये कितना होगा। तो देखो थीटा के सामने जो है वो क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये मेरा आधार है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो हम लगा सकते हैं, tan लगाएंगे। तो tan थीटा हमें पता नहीं है, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इक्वल्स टू होता है 6/p/b होता है 2√3, लंब अपॉन आधार होता है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कटिंग करूँ इसको, तो 2 से 2 3 ज़ा कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, ये मेरा 2 3 ज़ा, और 3 में 2 रूट के वजह से एक 3 होता है, ठीक है। तो मेरा 2 रूट के वजह से यहाँ पर एक 3 आ गया। दैट मीन्स √3 जो है वो किसका, tan का किसका वैल्यू √3 होता है, tan 60 जो होता है उसका वैल्यू होता है √3। तो tan और tan कैंसिल, थीटा कितना आ गया मेरा 60 डिग्री आ गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, और लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइट दे दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है, और पूछ रहा है आपसे कि कितना लेंथ पर उसकी परछाई बनेगी। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम ट्रायंगल अगर बना रहे हैं तो ये दिया है 60 डिग्री, दिस इज गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, और ये ऊंचाई दिया है 15 मीटर हमें दे दिया है, ठीक है, ये ऊंचाई मुझे दिया है 15 मीटर, ठीक। तो मुझे ये शैडो पूछ रहा है कितना है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से हम tan थीटा लगा सकते हैं, वही लगाएंगे ही क्योंकि शैडो पूछ रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस है मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, तो आप लोग करो यहाँ पे सॉल्व, जब करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका tan थीटा, वेट यहाँ से tan थीटा tan 60 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 अपॉन, यहाँ पर मान लो मैं इसको x ले लेती हूँ x, तो tan 60 क्या होता है, दैट इज √3 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन x, 15 हो गया। अब मैं इस x को इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं इस x को इधर ले जाऊँ तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 अपॉन √3, ठीक है। अगर इसको रैशनलाइज करती हूँ, परिमयकरण करेंगे, तो ये हो गया √3 अपॉन √3 3 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 15 इंटू √3 अपॉन 3, तो ये 3 5 से कट गया, तो मतलब कितना मेरा आ गया आंसर, x इज इक्वल टू 5√3 आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 56 पे कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड, निर्देशांक अक्षों की प्रतिच्छेदक बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को कट करती हैं। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला, दैट इज
ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट मेरा जो है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, 0,0 होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। कह रहा है कि बिंदु -6 -8 की पाद में स्थित है। किस पाद में स्थित है? कौन से क्वाड्रेंट में है? माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, थर्ड। सी आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट साइन थीटा कॉस थीटा फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगी? तो देखो, मान लो कि ये पॉइंट ये है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ ये डिस्टेंस मुझे पता करना, ओरिजिन से पता करना है। ठीक है, तो ये क्या है? मेरा साइन थीटा है और ये मेरा ओरिजिन है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि साइन थीटा -0 का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा -0 का होल स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो यहाँ से मुझे d = रूट में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। और इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। मतलब डिस्टेंस मेरा क्या होगा? 1 आएगा। जब मूल बिंदु से ओरिजिन से अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो जो भी वैल्यू होता है उसका स्क्वायर का रूट वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा आंसर विल बी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके लिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम इसी फॉर्मूले में इस वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप निकाल के चेक कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दैट विल बी, आप आंसर जो होगा वो होगा 2√5। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सेम फॉर्मूले में आप रख के निकालिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लाइन y = 8 डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। y = 8 मतलब y 8 है और x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x आपका 1 हो सकता है, y 8 है, फिक्स है यहाँ पर, y 8 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप देखो कि नॉट कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नॉट है, मतलब कि नहीं हो सकता है। तो जब नॉट है तो ये वाला मेरा पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, पहला वाला मेरा पॉसिबल है, दूसरा तीसरा भी पॉसिबल है, बट डी ऑप्शन जो है जहाँ पर y को 1 रख दिया गया है तो ये मेरा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सो मेरा आंसर विल बी डी। ओके, आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? प्लस प्लस होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 5, 6 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज। मैं आपको ज़रा दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर 5,6, सपोज यहाँ मेरा कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है 5,6। ओके, तो अगर हम ध्यान दें तो ये मेरा y है एंड ये मेरा x है। तो इस पॉइंट पर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये y एक्सिस से परपेंडिकुलर ये हुआ और ये डिस्टेंस एक्चुअली है क्या? यही तो है, x वाला ही तो है। दैट मीन्स x यूनिट जो है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा y से, y एक्सिस से। मतलब कि जो लंबवत दूरी होगी y अक्ष से वो होगी x अक्ष पे जो इकाई है, दैट इज 5 है, तो 5 आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ए, ऑप्शन नंबर ए, 5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 पे कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मिड पॉइंट का जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी उस वक्त बताई थी कि मिड पॉइंट का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, दैट इज x निकालना है तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस y1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन
2। ओके, सो हमारा यहाँ पर क्या है, -2 -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा -10। तो अगर इसको सॉल्व करें तो -2 यहाँ हो जाएगा, ये -2 -8/2, दिस विल बी -10 -10/2, कट किया गया 5। तो मेरा जो ऑप्शन कहीं दिख रहा है 5 वाला, -5 and 2, तो मेरा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 64। आप y भी निकाल के इसको चेक कर लेना, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जगह कम है, आप लोग कॉपी पेन पे इसको करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 6 -8 and -6 8 are coordinate of the end of the point of diameter of a circle, then the coordinates of the center of the circle are। सेम वही फॉर्मूला, सेम हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे मिड पॉइंट वाला लॉजिक लगाएंगे। कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है, अगर मेरे पास कोई सर्कल है, वेट, ओके, इफ आई हैव अ सर्कल, ठीक है, अगर मेरे पास सर्कल है और उसका एंड पॉइंट कह रहा है, दिस एंड पॉइंट जो है उसका, ये वाला एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट जो है, इसको अगर सेंटर से गुजर रही है, ठीक है, तो इसका जो आप कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 -8 -6 and 8, दिस इज -6 8 एंड दिस इज 6 -8, आई थिंक 6, -8, ठीक है, -8। तो अब हमें ये सेंटर से सरकमफ्रेंस, अगर सेंटर से कोई पॉइंट, कोई लाइन मूव कर रही है, यहाँ पे कोई पॉइंट है O, तो यहाँ से ये रेडियस हो गया, दैट मीन्स ये भी R है और ये भी R है। ठीक है, ये भी R है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। तो फिर से हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -6 और 6 क्या हो गया, 0, -6 और 6 विल बी प्लस -6 + 6 क्या हो जाएगा, -6 और +6/2, ये हो जाएगा x1 + x2/2, तो ये आ गया 0/2, तो हो गया ये 0। वैसे ही 8 - 8 0/2 0, दैट मीन्स कि सेंटर का जो ओरिजिन है वो क्या है आपका, सेंटर का जो सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 पे। पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, देन द वैल्यू ऑफ P इज व्हाट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है पॉइंट A and B आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द P। सपोज ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये पॉइंट A है, ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4, ओके, एंड ये पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P,1, ओके। तो अब कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब दिस डिस्टेंस इज दिस डिस्टेंस, और ये क्या है 0,0 है, ओरिजिन है तो 0,0। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, मान लो ये O है, तो AO इज इक्वल टू BO लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ओके। AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 सॉरी दिस इज 0 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा B का P - 0 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर। रूट विल बी कैंसिल आउट, 5 - 0 5, दैट इज 25, और प्लस 4 - 0 4, दैट इज 16, 4 का 16, और इधर से P स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 5 11, एक कैरी 1 41 हो जाएगा, और ये +1 इधर आएगा तो 1,
दिस विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ गया, ये 40 आ गया, 40 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस रूट 40 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 20, 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा 2√10, ठीक है। ओके, तो ये हमारा आ जा रहा है 1 सेकेंड, आई थिंक सॉरी यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे ये 3 है, इट्स नॉट 5, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ 3 लेंगे, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 3 के जगह पे 9 हो गया, तो 16 और 9 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 41 नहीं होगा, यहाँ पे ये 25 होगा, तो 25 अब -1 हो गया, ये तो कितना हो गया, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 24। तो 24 का जब हम रूट वैल्यू देखेंगे, जब हम 24 का रूट वैल्यू चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24 होता है। तो 4 का अगर हम निकालें तो +-2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन है 2√6। तो हमारा जो आंसर होगा +-2√6 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ताकि इससे अगर आपके सारे चैप्टर्स भी रिवाइज होते जाएंगे और आपके अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आप समझ के सारे क्वेश्चंस को कीजिए, ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ तो आप उसको बस देखते ही रहें, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं बट ये इस फॉर्मूले को याद करना थोड़ा सा आपको टफ लगता है, बट सी कितना इजी तरीका है। सबसे पहले तो सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ABC 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है इज इक्वल्स टू हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, याद करो फॉर्मूला क्या था, हाफ, क्या फॉर्मूला था x1 y2 माइनस y3, ये 3 है, फिर प्लस, मैं आगे की तरफ बढ़ जाती हूँ यहाँ पे ताकि पूरा फॉर्मूला लिख सकूँ, x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आप लोग अगर ध्यान दें क्वेश्चन क्या कैसे क्या कर रहा है, x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू यहाँ देखो 0 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x1 की जगह पे 0 रख देती हूँ। फिर y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y2 की वैल्यू 6 है, यहाँ पे आप देखो 6 है ना, सॉरी 12 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं 12 को रख देती हूँ, दैट इज 12, और y3 की वैल्यू माइनस, और ये माइनस मिलके क्या हो गया +4 हो गया, और प्लस x2 की वैल्यू क्या है 6 है, y3 की वैल्यू क्या है आपकी, y3 की वैल्यू -4, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 8 है, ओके। फिर से x3 की वैल्यू क्या है -16 है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस से माइनस हो गया, -16 हो गया, और ये y1 की वैल्यू 8 हो गई, माइनस y2 की वैल्यू 12 हो गई, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करें तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, ये पूरी की पूरी क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या हो गया 1/2, ये वाली वैल्यू 0 हो गई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -72 -72, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +64। तो ये क्या आ गया आपके पास, इसको ऐड करेंगे तो -8/2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 4, ठीक है। तो चूंकि हमें पता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो हमारा पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा
4 होना चाहिए। ओके, दिस विल बी 4 और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the y coordinate of the point which divides the line segment this joining the point this rationally इतना, ठीक है। तो ये रेशियो दिया हुआ है, सपोज ये पॉइंट है, ये 4,-3 दिया है। y कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, हमें x नहीं पता करना है। इन ये 9,7 है और ये रेशियो मान लो y, सिर्फ हमें x, y होता है, हमें y पता करना है, ठीक है, हमें y करना। और ये दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला बना के, फॉर्मूला पूछ रहा है कि क्या होगा फॉर्मूला, आप देख लेना फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है, अगर x y निकालना है तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 7 × 3, तो 7 × 3 मुझे यहाँ दिख रहा है 3 × 7, ठीक है। y2 इसको हम m भी कहते हैं, m y2 m प्लस y1 n या फिर m1 m2 भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, प्लस 3 है, आई थिंक यहाँ पर -3 है, तो -3 × 2 या फिर 2 × -3, तो ये हमारा ऑप्शन अपॉन 3 + 2, 3 + 2 ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आपको ये दिया हुआ है कि कोई एक ट्राइंगल है, ए है, बी है एंड सी है, और ये दिया हुआ है कि इसका और इसका सम है 120, इन दोनों को जोड़ के दिया है 120। हमें पता है कि पूरे ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 180 में से 120 घटा दीजिए, क्या आ गया, 60 आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है कि ए बी इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन एफ डी, तो ये समरूप होंगे जब, क्या कंडीशन इसमें से सही होगा इनके सिमिलैरिटी के लिए। तो सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, एंड डी ई एफ, ठीक। अब कह रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या इन दोनों की कंडीशंस होंगे। तो देखो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई ले रहा है, ठीक है, सेटिस्फाइड है। बी सी अपॉन एफ डी ले रहा है, एफ डी ये वाला ले रहा है। तो इसके बीच का एंगल ये हो रहा है, ठीक है, ये बी हो रहा है इसके बीच का एंगल, और इन दोनों बीच का एंगल डी हो रहा है। दैट मीन्स बी इक्वल्स टू डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, हाँ यहाँ देखो, अगर कोई ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसके साइड्स के रेशियो जो होता है, उसका एरिया, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया जो है उसके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इनका एरिया क्या होगा, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 1/5, उसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। बट यहाँ तुम ध्यान दो, अगर हम लोग ध्यान दें तो बी सी अपॉन क्यू आर तो दिया है और यहाँ उल्टा पूछ दिया है। दैट मीन्स कि ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो क्यू आर अपॉन बी सी क्या है, 5/1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ए वाला होगा, ना कि डी ऑप्शन सही होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करते हैं ना, पलट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज, ये तो देख के कोई भी बता देगा, आप सबको पता है कि tan 90 - थीटा इज कॉट थीटा, दैट इज ए बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर डी ई इज इक्वल्स टू, डी ई पैरेलल है, ये लाइन क्या है, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ऐसे। और ये दिया हुआ 8 दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज, बी डी दिया हुआ है 6, 85 दिया हुआ है ना, 85 दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, ए ई दिया है 8, तो ये क्या हो जाएगा। तो बीपीटी थ्योरम सबको पता है, बीपीटी थ्योरम क्या होता है, अगर पैरेलल साइड्स है, पैरेलल कोई भी दो साइड्स पैरेलल है ट्रायंगल में, तो उसके साइड्स के रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो 5/6 इज इक्वल्स टू 8/x, तो x विल बी इक्वल्स टू 8 × 6/5, तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज 8×48/5, ये कट किया गया 9.6 समथिंग, तो 9.6 है। तो मेरा EC क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा आपका
9.6, दैट इज ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सेड द रेशियो ऑफ एनी टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज द सेम। सिर्फ एक ही है, दैट इज थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इसी से जाना भी जाता है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे बोर्ड के एग्जाम में। ओके, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट। अगर कोई सर्कल है तो अगर कोई बाहरी पॉइंट से, बाहर के पॉइंट से कितने टेंजेंट इस पे खींच सकते हैं, तो एक ये और एक ये, दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो बी आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 का बी, 74 का बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास इन द फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। तो जाहिर सी बात है टेंजेंट से दोनों इक्वल होंगी क्योंकि एक ही पॉइंट से है। ठीक है, एक ही एक्सटीरियर पॉइंट से, एक ही बाहर पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स अगर होती हैं तो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। विथ सेंटर ओ, ए पी ओ इज इक्वल टू 40 डिग्री। ए पी ओ मतलब कह रहा है कि ये यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये वाली जो एंगल है ये दे रही है 40 डिग्री। कितनी है? 40 डिग्री। देन ओ ए बी कह रहा है, ओ ए बी, ये वाली मुझे एंगल निकालनी है, ये वाली छोटी वाली। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि ट्राइंगल ए पी ओ, ट्राइंगल ए पी ओ में अगर देखूं तो सम ऑफ ऑल ट्राइंगल 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम ध्यान दें तो एंगल ये जो 40 है ये वाला 40 और प्लस ये कितना होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है, 90 और प्लस ये वाला जो एंगल है मेरे पास ये वाला ए ओ पी एंगल ए ओ पी कितना हो जाएगा, 180 हो गया। ठीक है, तो ये 90 40 मिलके कितना हो गया, 30। तो एंगल ए ओ पी मेरे पास आ गया, कितना आ जाएगा, 180 में से मैं 130 घटा देती हूँ, दैट इज 50 आ गया। ठीक है, 50 आ गया। अब मैं छोटे वाले ट्रायंगल पे चलती हूँ। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल पे चलेंगे। ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल में जा रही हूँ, ट्रायंगल ए, सपोज यहाँ पर कुछ, यहाँ पे कोई नाम दे देती हूँ, पी दे देती हूँ और क्यू दे देती हूँ। ठीक है, पी पहले से ही है और ये परपेंडिकुलर है, ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ए क्यू ओ, हमें क्या चाहिए, छोटा वाला ट्रायंगल चाहिए। तो ओ मुझे पता है कि 50 है, तो ए क्यू ओ प्लस एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल का सारे एंगल्स का सम 180 हो गया और ये क्यू वाला 90 पता है मुझे क्योंकि वो परपेंडिकुलर है और ये ओ सेंटर पे जो है वो आ गया है मेरा निकाल के, 50 आ गया है। तो ये 90 प्लस 50 और प्लस एंगल ए क्यू ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू 180 माइनस क्या हो गया, ये 90 और 50 140, तो ये आ गया आपका 40 डिग्री। ओके, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 40 डिग्री। लेट्स चेक इट आउट इन द ऑप्शन। ऑप्शन में 40 है, तो हाँ है भाई, तो हमारा आंसर नंबर ए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द फिगर क्यू ओ आर डायमीटर है ऑफ द सर्कल और पी आर आपका क्यू आर के बराबर है। क्या कह रहा है कि जो ये पी आर है, पी आर और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो पी क्यू आर ये क्या होगा, तो आपस में दोनों बराबर है, दैट मीन्स ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि सेमी सर्कल अर्धवृत्त में अगर कोई एंगल बनता है डायमीटर से तो वो क्या होता है, 90 डिग्री। अर्धवृत्त में कहीं पर भी अगर कोई एंगल बनेगा तो वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये है x, ये है x, तो x प्लस 90, x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 90, इधर गया तो ये भी 90, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 आ गया। तो एक x मेरा कितना आ गया, 45। तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर यही वाला तो एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो एक x कितना आया, 45 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल ऑन द सेंटर ओ सच दैट इतना, अगर ए बी एंड ए सी दो टेंजेंट है सेंटर ओ से, ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, ए बी एंड ए सी, ये पॉइंट ए है और यहाँ से एक टेंजेंट इस पर गया दैट इज बी, और एक टेंजेंट यहाँ गया दैट इज सी, ठीक है, सेंटर ओ, यहाँ पे सेंटर है दैट इज ओ, ओके, ओ सच दैट बी ओ सी दिस इज 110, ठीक है। अगर मैं इसको मिला देती हूँ, तो ये मेरा कितना होगा, 55 हो गया, 55 हो गया, ठीक है, 55 हो गया। देन सी ए ओ ये मुझे पूछ रहा है, तो मेरा ये भी 55 हो गया, ये भी 55 हो गया, ठीक, एंड ये कितना है, 90 है। तो अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो 90 प्लस 55 दिस विल बी इक्वल्स टू, तो ये 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 145। तो 180 में से ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से ये वाला अगर एंगल मुझे निकालना है, सिर्फ ये एंगल निकालना है, ये वाला नहीं, ये इधर का नहीं निकालना मुझे, अगर मुझे ये टेंजेंट था, ठीक है, ये मेरा फिगर था, वो थोड़ा सा मैं समझाने में लगी, ये वाला एंगल मुझे निकालना, सिर्फ ये छोटा वाला, तो ये 90 है, ये 55 है, तो 55 प्लस 90 180 में से 145 घटा देंगे, दैट इज कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया ऑप्शन नंबर, कौन सा है ये, सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट टी टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल 12 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये सर्कल है और कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट टी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टी पॉइंट है, कोई पॉइंट टी है, यहाँ से टेंजेंट का जो लेंथ है वो 12 है, ठीक है, टेंजेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ए मान लो मैं ले लेती हूँ, यहाँ पे सेंटर ओ है, और कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ टी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये 13 है, 13 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, पाइथागोरस हम लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या होता है, 90 होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 होता है, टेंजेंट स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का एंगल 90 होता है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये मेरा कितना आ गया, 5 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना इसको, 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर को घटा देना, ठीक है, तो जितना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 13 और 12 मिलकर 25 हो गया, 25 का रूट क्या हो गया, 5 हो गया, 13 इंटू 12 और 13 में से 12 गया तो 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर दिस वन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड क्यू पी आर, ये वाला एंगल दिया है मुझे 60 डिग्री, ठीक है, तो अगर ये 60 है तो ये मेरा कितना होगा, 120, डबल होता है क्योंकि सेम कॉर्ड से है, ठीक है, 120 हो गया। अब कह रहा है कि ओ क्यू आर मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ये छोटा वाला एंगल, ठीक है, ओ क्यू आर निकालना है, तो ये वाला हमें पता है कि ये और ये सेम होगा क्योंकि ये रेडियस है, दोनों सेम है, तो ये x, तो ये भी x, ठीक है, और ये 120 है, तो अगर मैं x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 में से 120 गया दैट इज 60 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 30, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, लेट्स चेक इट आउट, द ऑप्शन नंबर 30, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसर रेंज पूछ रहा है, तो रेंज सबको पता है कि जो बड़ा वाला होता है, बड़ा वाला वैल्यू में से हम छोटे वाले को माइनस कर देते हैं, दैट इज सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, आई थिंक 84 इज द सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है, 15 है, तो 84 माइनस 15 दिस विल बी 69, माइनस करके देख लेते हैं, 84 माइनस 15, ठीक है, तो 14 में से 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 7 में से 69, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है।
ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 n का माध्य क्या होगा? तो माध्य क्या होता है? मीन निकालना। मीन का मतलब क्या होता है कि मीन इज इक्वल्स टू हो गया आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक चल रहा है और डिवाइडेड बाई n, यही तो होता है मीन। ठीक है, तो हमें यहाँ दिख रहा है ये क्या है? सम ऑफ, अगर मैं इसको देखूँ तो ये मेरा क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर है। और सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है आपका n प्लस 1/2, और एक ये n तो है ही, मीन है तो n, ये n और ये n कैंसिल हो गया, तो बचा क्या मेरे पास? n प्लस 1/2। तो मेरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा n प्लस 1/2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक इज इक्वल्स टू बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। तो आपको x का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 2 होगा। ये फॉर्मूला है, तो सी आंसर सही है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83, क्वेश्चन नंबर 83 पे पूछ रहा है कि मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड क्या होता है? बहुलक क्या होता है? जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आई थिंक 13 की है यहाँ पर, क्योंकि 13 3 बार है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसलिए सी ऑप्शन सही है इसका। ओके, समझ में आ रहा है सबको? एक एक कॉन्सेप्ट करते हुए चलो कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ताकि आपके सब्जेक्टिव्स भी सॉल्व होते रहेंगे और अगर एग्जाम में कुछ वैल्यू चेंज भी आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पूछ रहा है कि मीन पूछ रहा है, मीन दिया हुआ है, तो मीन इज इक्वल्स टू दिया है 10, और मीन होता क्या है? सबका जोड़ अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबको सम करते हैं, 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x अपॉन कितना है? 5 है, तो 5 इज इक्वल्स टू 10, यही तो मीन होता है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो दिस विल बी 44 प्लस x इज इक्वल्स टू, और ये चला गया इसके पास, तो क्या हो गया? 50, तो x इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर विच इज द ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। सबसे ज़्यादा कितनी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है? सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि क्या होती है? किसी भी इवेंट को होने प्रायिकता, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या फिर 1 से छोटी होती है। ओके, 1 से छोटी, 1 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन ये कब होती है? कंडीशन होता है कि घटना फिक्स होती है, निश्चित घटना 1 होती है, अनिश्चित घटना 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो सबको चेक करते हैं। देखो 50 का क्या होता है? 50% है, तो 50 अपॉन 100, ये कट गया, तो ये क्या हो गया? 0.5 हो गया। ठीक है, ये क्या है? 0.12, तो ये भी पॉसिबल है घटना, ये भी होगा, पहला वाला भी घटना मेरा होगा। ठीक है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी जब मैं डिवाइड करूंगी 4 को 3 से तो समथिंग 0.7 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये भी 0 पॉइंट है, 0 से बड़ा हो रहा है ना तीनों। दैट मीन्स अगर मैं ये वाला सॉल्व करूं, ये वाला 12 वाला, 12 को 13 से डिवाइड करूं तो 12 1 जा 12, फिर से 1 आ गया और पॉइंट के बाद से कुछ आएगा। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 से बड़ी और 1 से छोटी। तो ये वाली एक ऐसी घटना है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो डी आंसर सही होगा। अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2। एक डाइस फेंका गया है, ठीक है, पासा फेंका गया है, तो पासा में कितने चांसेस होते हैं आने की? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6 आ सकता है। तो 2 का मल्टीपल कौन कौन है यहाँ पर? 2 का मल्टीपल 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो प्रायिकता क्या होती है? टोटल को नीचे रखो और जिसका पूछ रहा है 2 का मल्टीपल पूछ रहा है, 3 है, 3 पॉसिबल है, तो 3 2 जा 6, दैट इज 1/2। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम वेल शफल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। कह रहा है कि एक कार्ड को 52 कार्ड होते हैं टोटल, ठीक है, और जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। ठीक है,
तो 26 रेड कार्ड आने की क्या चांस होगी, क्या प्रायिकता होगी 52 कार्ड में से? तो कितना आ गया, 26 दूना 52, तो 1/2 हमारा राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 unbiased coins are tossed then the probability of getting at least one head, कम से कम एक हेड। तो 2 कॉइन को फेंक उछाला जा रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। ठीक है, टेल हेड पॉसिबल है, हेड टेल पॉसिबल है, 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि कम से कम एक हेड आने की, कम से कम एक हेड, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक हेड। तो एक हेड तो आना ही आना है, उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो कितने चांसेस हैं, 2 भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 3, टोटल पॉसिबिलिटी 4 है, और इवेंट जो एटलीस्ट 1 हेड का है वो कितना है, 3 है। दैट मीन्स कि हमारा 3/4 आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टॉसिंग 3 कॉइन्स, टोटल कितने आउटकम्स हो सकते हैं अगर 3 कॉइन को उछाला जाएगा? तो देख लेते हैं, वैसे तो 8 होंगे बट फिर भी देख लेते हैं कैसे, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। लेट्स सी, एक तो आपका हेड 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 हो सकता है। ठीक है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते चल रही हूँ, टेल 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 भी हो सकता है। ठीक, ऐसे ही टेल हेड हेड होगा तो हेड टेल टेल भी होगा। फिर से क्या हो सकता है, हेड टेल हेड होगा तो फिर से टेल हेड टेल हो सकता है। अगेन हमारा क्या हो जाएगा, अगेन क्या हो सकता है, हेड हेड और टेल हो सकता है। तो यहाँ भी टेल टेल और हेड हो सकता है। टोटल कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो डी आंसर सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91। एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्कल है और उसका डायमीटर दिया हुआ है, एक्चुअली इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेडियस कितना, 8 है, तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो डायमीटर विल बी, ये है मेरा, ये डायमीटर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इस पर एक सर्कल बना हुआ है, इसमें इंस्क्राइब्ड मतलब इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, ये स्क्वायर है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये स्क्वायर का डायगोनल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर का डायगोनल है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है √2 इंटू साइड इज इक्वल टू डायगोनल होता है। तो डायगोनल कितना दिया हुआ, मेरा 16 दिया हुआ है, और तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 को रैशनलाइज कर दो तो √2/√2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 16 √2/2, ये कट गया, आ गया आपका 8√2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। 8√2 इंटू 8√2, ये क्या हो गया, 8 8 जा 64 इंटू 2 क्या आ गया, 128 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल इज इतना। तो अगर रेशियो दे रहा है 2πr1/2πr2 आपको दे रहा है 4/5, ये कैंसिल हो गया। r1/r2 इतना दिया है, तो πr1² पाई कैंसिल, इसका स्क्वायर कह रहा है, दैट इज 4/5 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, कितना आ जाएगा, 16/25 आ जाएगा। ठीक है, तो 16/25 हो जाएगा इसका रेशियो। वैसे भी जितना भी सर्कमफ्रेंस होता है, एरिया पूछे तो उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? अब ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। ओके, एग्जाम में इसी से ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ वैल्यूज को चेंज करके, इसीलिए मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट वाइज बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे फॉर्मूले पढ़ाते वक्त मैं पढ़ा चुकी हूँ, बट देन ऑल्सो इसमें बता रही हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को इंस्टेंट आपको याद आ जाए और आप इसको सॉल्व कर ले, प्रैक्टिस कर ले।
चलो, इफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। और ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 9√3 दिया हुआ है। तो देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, और साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौका 36, इतना आ जाएगा। तो ये हो गया आपका s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बराबर आ जाएगा, रूट में 36 आ गया, तो s बराबर आ गया 6। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा था यहाँ पे, देन इट्स साइड पूछ रहा है, तो साइड पूछ रहा है 6 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो ये हो गया आपका ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स विथ रेडियाई 1, 2 सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसका R1 है, ठीक, इसका मान लो R1 है, और इसका सम है, ये है R2, ठीक है, ये है R2, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होगा, बड़ा वाला जो सर्कल होगा उसका क्या होगा, कैपिटल R। तो ये क्या होगा, 2 पाई, ये हो जाएगा आपका 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 2 पाई कैपिटल R। 2 पाई से ये सब कैंसिल हो गया, तो कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95 नंबर पे। चलो देखते हैं, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन आर थ्राइस एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी। तो शंकु का देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शंकु के ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो आयतन में क्या होगा। तो देखो शंकु की जो आयतन होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब r उसका कितना हो गया, 3 गुना हो गया है, मतलब 1/3 पाई, और r की जगह हम क्या लिखेंगे, 3r का स्क्वायर, और इंटू जो h है वो कितना है, 3 गुना हो गया, 3h हो गया। तो देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 1/3 पाई और r स्क्वायर, और ये 3 का स्क्वायर, और h भी यहीं लिख देती हूँ, और इधर से देखूँ तो 3 का पावर 3 आ गया, एक तो यहाँ से 2 और एक ये 3, इतना मेरा क्या है, वॉल्यूम है, और ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27, और ये भी मेरा क्या आयतन था v, मतलब 27 गुना बढ़ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला को देखो कैसे दे दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विथ रेडियस r त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी होगी। तो वो कितनी होती है हमारी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये क्या है, ये फॉर्मूला ही दे दिया है आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। शंकु का छिन्नक का आयतन कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98 पे चलते हैं, इसका डी पता करना आपको। तो A18 कितना होता है, सबको पता है, A प्लस 17D हो जाएगा। ठीक है, और माइनस A माइनस, क्योंकि प्लस होता है ये ब्रैकेट खुलेगा, तो माइनस 13D इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है, 32 दे दिया है। A और A कैंसिल, 17 माइनस 13 दैट इज 4D इज इक्वल्स टू 32, तो ये आ गया आपका कट के 8 आ गया। तो D का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, दैट इज 8 आ गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर दिया हुआ है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया बोले तो दैट मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, तो डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 42/2 कट के आ गया ये 21। ठीक है, और सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इज
3 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड द सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया इज 264 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? तो हाइट आपको दिया हुआ है सिलेंडर का और आपको ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? CSA दिया हुआ है। ये क्या दिया हमें? CSA यहाँ पर हमें दे दिया है। तो क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRH। ठीक है, तो हमें क्या हाइट दिया है, R नहीं दिया है, तो R क्या हो जाएगा? CSA वक्र बटा 2πH हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब कितना दिया हुआ वैल्यू देख लेते हैं। H क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है और 264 दिया हुआ है। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर R इक्वल्स टू निकालने के लिए 264 अपॉन 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, 7 चला जाएगा, 7 मेरा चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आ गया मेरा 7 ऊपर आ गया और नीचे मेरा कितना था? हाइट कितना था? 14 था। तो ये आ गया मेरा 7 दूना 14। इसको जब कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से इसको ले जा रही हूँ तो 2 2 अगेन इसको कट करेंगे तो 66 आ जाएगा। फिर से इसको कट करती हूँ तो 33 आ गया। दैट मीन्स रेडियस जो आया है वो कितना आ गया? 33। ओके, वेट यहाँ 22 है ना, ये हम लोग गलत कर दिए हैं। ठीक है, इसको पूरा ही रफ करते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या था वैल्यू? 264 अपॉन 2 इंटू 22 था, वहाँ पे मैं 2 ले ली थी, अपॉन 7 इंटू 14। तो ये कट के क्या आ गया? 2 आ गया और 2 से ये गया तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 2 जा हो गया। फिर से ये 2 से गया तो 2 6 जा और 2 6 जा, तो 11 से 11 6 जा 11 2 11 2 3 6, तो 2 3 6। तो मेरा जो R आ गया वो कितना आ गया? यहाँ से 3 आ गया। अब मुझे क्या कह रहा है, क्या निकालना है क्वेश्चन में? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? आयतन बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H नहीं, एक सेकेंड, सिलेंडर था ना ये? हाँ सिलेंडर था। तो सिलेंडर के लिए हमारा 1/3 नहीं होता है, सिलेंडर के लिए 1/3 नहीं होता है, पाई R स्क्वायर H होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हम वॉल्यूम फॉर्मूला रख देंगे तो 22/7, R का वैल्यू आया 3 इंटू 3, H का वैल्यू है 7, मल्टीप्लाई वो कट कर देंगे, कितना आ गया? 3 3 जा 9, 9 2 18 का 18 से ले 9 2 18 और 1 19, 198 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही? 396। वेट, मेरा कुछ गलत हो गया। 3 3 जा 9, 9 2 18 का 8 कैरी 1, 9 2 18 और 1 19, तो क्या हो गया यहाँ पर? ओके, तो H है हमारा, वेट यहाँ पर होगा 14 था ना हमारा, H 14 है। ठीक है, तो 7 दूना 14, तो हम क्या करते हैं इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 तो ये कितना आ जाएगा? ये हो गया आपका 8 दूना 16 6 कैरी 1, 9 दूना 18 1 19 9 हासिल 1 396 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, 396 हम ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, थैंक यू। देखो आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके, और अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। इसमें कुछ वैल्यूज़ चेंज होंगी बट कॉन्सेप्ट यही है। सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो गया इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी इजी से इजी मेथड से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव भी डाल दूंगी, आप इसको कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।